हाँ जी, सो बिगिनिंग विद द करंट अफेयर्स वीकली एज वी डू एवरी सैटरडे। अब जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं यार, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 26 में दे रहे हैं, चाहे बाद में 27 में भी देंगे, तब भी काम तो आ ही जाएंगे। सो केयरफुली अटेम्प्ट दीज एमसीक्यूज, देन विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। टॉपिक लिस्ट ये रही, बट पहले एमसीक्यू करेंगे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। 6 MCQ 6 मिनट्स। फिर जो जो कर लेगा 6 के 6, प्लीज सेंड मी द आंसर्स। देन वील डिस्कस दीज टॉपिक्स। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. प्लीज अटेम्प्ट दीज। हेलो, हेलो। हेलो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस।
हाँ जी, डन एवरीबडी? Am I audible? Yes, sir. प्लीज आंसर्स भेज दो जिनका हो गया। एक ही आंसर्स आए हैं अभी तक मेरे पास, प्लीज अदर्स। चलो 2-3 आंसर्स आगे डिस्कस कर लेते हैं हम। पहले मार्क्स देखते हैं, फिर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स चेक दीज आंसर्स। फर्स्ट का आंसर इज बी बॉम्बे। विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस, डोंट वरी। सेकंड का आंसर इज सी चंडीगढ़। थर्ड इज ए अमेरिका। फोर्थ इज सी चंडीगढ़। फिफ्थ इज ए अमेरिका एंड सिक्स्थ इज डी दिल्ली। So Bombay, Chandigarh, America, Delhi. These are the 6 answers. I hope you have evaluated them. चलो आके बात करते हैं, 1 मिनट स्कोर पूछते हैं इधर उधर। हाँ जी, what are the scores? Anybody 6 on 6? 6 on 6, 5 on 6, 4 on 6? Yes, sir. Yes, sir. क्या बात है। चलो नंदा जी तो आई एक्सपेक्ट, सपना जी वेल डन। 3, यस सर। 2 पे कोई नहीं है। 1, Yes, sir. 0। अनीत जी, व्हाट्स योर स्कोर? एंड प्लीज 1-2 मिनट कैमरास ऑन कर लिया करो यार, अच्छा लगता है शक्लें देख के। सो लास्ट 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट हुए थे। फर्स्ट कितने सही है उसमें से एवरेज निकाल लेंगे हम? उसमें से 2 सही है, 1 गलत। 2 on 3। चलो 4 मान लेंगे हम एवरेज। एंड आई होप दीज वर सिंपल क्वेश्चंस यार, इतने भी मुश्किल नहीं थे। बट लेट्स डिस्कस दीज, क्या हो रहा है, राइट? सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वील डिस्कस दीज क्वेश्चंस देन द टॉपिक्स। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी, ये जो दियायू आइलैंड्स हैं, these are more properly known as सेनकाकू आइलैंड्स। ये बड़ी पॉपुलर सी ट्रिक है यूपीएससी की। क्या करते हैं, जो न्यूज में उसका दूसरा नाम पूछ लेते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव डन। सो दीज आर सेनकाकू आइलैंड्स व्हिच इज अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड चाइना, और इसको चाइना दियायू आइलैंड्स बोलता है। सो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए, बिकॉज पेपर वाले ऐसी चालाकी करते हैं। तो सेम चालाकी हमने करी है कि आंसर छुपाने के लिए सेनकाकू की जगह दियायू पूछ लिया। डिस्प्यूट जापान एंड चाइना का ही है। एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सो वाइब तो चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। कोडिंग इज एसोसिएटेड विद कोडिंग एंड कोडिंग, सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है। दिस इज द आंसर, कोडिंग विद यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल एआई बहुत न्यूज में है, तो आंसर फिर भी वही बनता है। सो वाइब कोडिंग इज रिलेटेड विद कोडिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। देन अनदर सेम ट्रिक जी, हरिहरायन बुक्का ने फाउंड करी थी जी विजयनगर एम्पायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलवेज यूपीएससी वाले तो जरूर पढ़ना, राइट? सो
हरिहरा का जो नाम था, अदर नेम वाज हक्का. हरिहरा वीरा मींस बिग ब्रदर. हिज नेम वाज हक्का. सो हक्का फाउंडेड द विजयनगरम एम्पायर. यस. अगेन सेम लकी कि नाम दूसरा लिख दिया, बट बात वही थी. सो हक्का फाउंडेड द विजयनगरम एम्पायर. इसमें करना कैसे था, ये सोचना था कि यार इतना नकली नाम बंदा सोचेगा कैसे हक्का. सो दिस वाज राइट. ही रिप्लेस्ड होयसालास एट द हेल्म. ठीक है, बिल्कुल सही. हम्पी वाज फाउंडेड एट प्रेजेंट डे तमिलनाडु. नहीं जी, कहाँ पे हम्पी? प्रेजेंट डे कहाँ पे हम्पी? बिल्कुल सही, कर्नाटक. कर्नाटक, यस. सो आंसर here becomes करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं तो 1 and 2 आर करेक्ट. राइट. देन कमिंग टू कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन. हैक लगाते तो 3 स्टेटमेंट थी. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट एंड सेम इज द आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड लेजर. ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, इसको आई से कि जो साइंस वाले हमारे लोग हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे. जो नॉन साइंस वाले उनको जस्ट 3 बातें बताऊंगा, वो साथ में ले जाना, बस काम आ जाएंगे. राइट. देन आर्किटेक्ट काउंसिल बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल, अगेन एंड अगेन. सो ओटावा डिक्लेरेशन से बना है करेक्ट. इंडिया इज एन ऑब्जर्वर नॉट अ मेंबर. इंडिया हैज ऑब्जर्वर स्टेटस. इंडिया इज नॉट अ मेंबर, हेंस सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आंसर इज 1 ओनली. देन देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ऐसे मैच द फॉलोइंग में आते रहते हैं. सो एवरी वीक आई ट्राई टू कवर कि एक लोकेशन कवर कर लें हम, कि करते कराते आपके पास बहुत सारी लोकेशंस हो जाएं. सो देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन ओडिशा. बस इतना सा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. यहाँ की नदी और डैम भी देख लेंगे. राइट. एनी प्रॉब्लम्स एनीबॉडी विद द क्वेश्चंस, या फिर टॉपिक्स पे चलें? चलें टॉपिक्स पे. सो every topic I'll try to give you the most important things. The 3 things which are important for this topic are Senkaku Islands. These are located where? East China Sea. South China Sea नहीं है, East China Sea है. राइट, पहली बात. दूसरी बात, सेनकाकू इन्हें जापान बोलता है. एंड दियायू जो मैंने नाम लिखा था, दैट इज कॉल्ड बाय चाइना. जो एमसीक्यू में हमने देखा, सेनकाकू इन्हें रेफर करते हैं जापान एंड दियायू इसे रेफर करते हैं चाइना. देन प्रेजेंटली ये जापान के कंट्रोल में, पर चाइना इन पे क्लेम करता है, क्लेम्ड बाय चाइना. सो दिस इज let's say a territory which is disputed between China and Japan. China calls it Diaoyu, Japan calls it Senkaku. It is located in East China Sea and it is under Japanese control presently. इतनी सी बात अपने को पता हो तो आई थिंक पेपर निकल जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा. देन अगर न्यूज देखें तो रिसेंटली वॉइस्ड कंसर्न्स ओवर प्रोलॉन्ग्ड इनकर्जन बाय चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स. चाइना कोशिश कर रहा है कि मैं वापस ले लूं, अपनी जगह बना लूं. राइट. जापान बोलता है मेरे वाटर्स और मेरा आइलैंड है. सो सेनकाकू आइलैंड्स क्या है? अनइनहैबिटेड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ईस्ट चाइना सी में. ध्यान रखने वाली बात, ईस्ट चाइना सी प्लीज ध्यान रखना. देन दे आर आल्सो नोन एज दियायू आइलैंड्स इन मेनलैंड चाइना. चाइना इन्हें दियायू आइलैंड्स बोलता है. राइट. टोटल एरिया कितना है? 6.3 स्क्वायर किलोमीटर. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्ग्लोमरेट सैंडस्टोन यहाँ पे मिल रहा है, अगेन नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑब्वियसली जापान के आसपास है तो वॉल्केनिक आइलैंड जरूर है. ये तो लॉजिक से निकल आएगा, आई थिंक सो. राइट. दे वर नेवर एडमिनिस्टर्ड बाय एनी अदर कंट्री बिफोर जापान. जापान ने इनको 1895 में अपनी टेरिटरी में ले लिया और तभी से लगभग चाइना इन्हें डिस्प्यूट करता जा रहा है कि यार ये तो मेरे हैं, ये मेरे हैं. राइट. So these are the things to remember. That's it. Then there was this editorial on GST. So GST हमने बोला था कि political unification of the country कब हुई है जी? 15th August 1947 when India gained independence. Economic unification कब हुई है? जब GST आया. One nation, one taxation. बहुत अच्छे अच्छे नारे दिए थे कि टैक्सेस कम हो जाएंगे, कंज्यूमर्स का बेनिफिट होएगा. बट देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ चैलेंजेस विद जीएसटी. राइट. इतने सारे चैलेंजेस हो गए हैं, अभी डिस्कस करते हैं कौन से मेजरली, कि देयर इज अ कॉल फॉर जीएसटी 2.0. दैट मीन्स कि जीएसटी को पूरा ओवरहॉल किया जाए. इफ देयर कम्स एन आंसर, डिटेल में तो करेंगे बट इस पे क्वेश्चन आना लाजमी होता है. राइट. एक मेंस में क्वेश्चन आता है, अच्छा भाई जीएसटी पे चैलेंजेस क्या हैं,
और जीएसटी का वे फॉरवर्ड क्या है. सो वी मस्ट बी वेरी वेरी श्योर कि हमने ये 3-4 मेजर चैलेंजेस तो लिखने ही है. द बिगेस्ट वन अकरिंग दीज डेज इज कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स. स्टेट्स की कॉम्पनसेशन की कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है एंड पेमेंट तो डिले हो ही रही है. सो कॉम्पनसेशन पेमेंट टू स्टेट्स जो जीएसटी के लॉ में थी, दैट इज नॉट बीइंग डन प्रॉपरली. देन कॉम्पनसेशन के साथ एक और सी, दैट इज कंप्लायंस बर्डन. बहुत बहुत ज्यादा बर्डन ऑफ कंप्लायंस है, स्पेशली फॉर एमएसएमईज. राइट. दे आर, एक तो टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भरने को सीए को बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, अपडेट्स बहुत मुश्किल है. देन देयर इज अनदर चैलेंज स्पेशली फॉर एमएसएमईज कि जो रिफंड आना चाहिए, रिफंड प्रोसीजर इज डिलेड. सो एमएसएमईज एंड स्मॉल बिजनेसेस तो कैश फ्लो के बेसिस पे ही चलते हैं. वो टैक्स भर देते हैं कि चलो हमें रिफंड आ जाएगा, इसमें 100 रुपए भरा, चलो 40 रुपए रिफंड आ जाएगा, इस 40 से हम सामान खरीद लेंगे. वो 40 एक साल आता ही नहीं, 6 महीने आता ही नहीं. सो व्हाट डू दे डू? सो द कैश रिफंड और द क्रेडिट मैकेनिज्म्स, इसको भी सी से लिखना हो तो क्रेडिट मैकेनिज्म, जीएसटी क्रेडिट मैकेनिज्म्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. देन ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज बीन अ टेक्नोलॉजी इशू विद जीएसटी. टेक्नोलॉजी इसकी कभी हैंग कर रही है, कभी ऐप नहीं चल रही है, कभी जीएसटी हैंग हो रहा है. सो दीज आर दी मेजर इश्यूज जिस करके जीएसटी को ओवरहॉल करने की बात हो रही है. ओवरहॉल में क्या लिखना है जी? अगर 3-4 पॉइंट लिखने हो हमने तो द बेस्ट वुड बी सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स. आप प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दो. देन इंश्योरिंग hassle free compliance. hassle free compliance इंश्योर करो. देन reinvigorating the compensation mechanism कि जो स्टेट्स को कॉम्पनसेशन मिलनी है. देन इंश्योर अ टीयर्ड सिस्टम कि एमएसएमईज के लिए अलग सिस्टम हो, कॉर्पोरेट्स के लिए अलग सिस्टम हो, सो दैट वी कैन इंश्योर द प्रायोरिटीज आर डिलीवर्ड. एमएसएमई की प्रायोरिटी हो सकती है कैश फ्लो, कॉर्पोरेट की प्रायोरिटी हो सकती है efficiency, or maybe no legal burdens for the corporation, right? So according to the level of the company or level of the business, there should be different kinds of dealing. Tiered system ensure karo. That is what the parliamentary panel has said, right? साथ साथ बताते जाना यार. if I'm audible, अगर नहीं होगा तो वो भी बताना, because अगर नेट कनेक्शन खराब होता है तो I will be unable to judge that. Am I audible? Yes, sir. साथ में ये भी पता लगता है ना कि सुन रहे हो आप लोग. थैंक यू. सो पार्लियामेंट्री कमेटी ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बोला है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करो जीएसटी का. सो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में. बोला था कि बहुत ही बढ़िया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने सबस्यूम कर लिया है, एंड विद दैट सबसम्पशन, विद दैट सबस्यूमिंग, वन नेशन वन टैक्स हमने एश्योर कर दिया है, राइट? बट देयर आर overall issues or compliance issues with the GST, hence comprehensive overhaul मांगा जा रहा है. Biggest concern क्या? lack of transparency and audit in the dispersal of GST compensation. compensation जो फंड स्टेट्स को जाना था, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी लाइक तमिलनाडु एंड तमिलनाडु, कर्नाटका और द साउथ इंडियन स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे, उनको ज्यादा नुकसान हो रहा था. तो hence we had a, if we remember from the GST basics, the states who lost revenue because of GST would be paid compensation. ये कहा गया था जीएसटी लॉ में, बट वो कॉम्पनसेशन को ट्रांसपेरेंटली एंड एफिशिएंटली एंड टाइमली दिया नहीं जा रहा है. देयर आर अबाउट मोर देन थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज पेंडिंग जो देने हैं, 32,577. Not to remember this obviously. Then पैक ने बोला several procedural inefficiencies भी हैं, right? For example, टेक्नोलॉजी नहीं सही से चल रही है, कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के. की इश्यूज में देखना जी, कंफ्यूजन ओवर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन डिलेइंग रिफंड्स. रिफंड्स डिले हो रहे हैं बिकॉज ज्यूरिसडिक्शंस के इश्यूज हैं. देन जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को अनजस्टिफाइड कैंसिलेशन मिल रही है. न्यू रजिस्ट्रेशन लेना मुश्किल है, बाद में कैंसिल भी हो जाती है. जस्ट अ सेकंड.
हाँ जी, सो विजिबल अगेन ना? Yes, sir. थैंक यू. सो देर आर डिलेज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये वर्ड एज सच यूज कर लेना प्लीज अपने आंसर्स में. डिलेज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एमएसएमई को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, राइट. देन मिनिस्ट्री ने क्लेम करा दैट सम प्रोसेसेस हैव बीन ऑटोमेटेड. इसमें एक और कीवर्ड आएगा, की टर्म आएगी, ये प्रीलिम्स में भी काम आ सकती है. इन्होंने क्या करा है, रिफॉर्म के लिए अंतरंग पोर्टल बनाया है. अंतरंग पोर्टल क्या है? ये पेमेंट्स को, स्पेशली रिफंड्स को ऑटोमेशन करेगा. अंतरंग या अनातरंग जैसे मर्जी बोलो, बट एक पोर्टल जीएसटी से रिलेटेड है. ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा एंड फाइलिंग को सेंट्रलाइज करेगा. अंतरंग पोर्टल ध्यान रख लेना. देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए जी, रिपोर्ट ने बोला है. एब्सेंस ऑफ फंक्शनल जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल. जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल अभी तक बना ही नहीं है, जो 2017 में प्रॉमिस हो गया था. सो अनदर ग्रेट पॉइंट फॉर वे फॉरवर्ड, प्लीज इसे भी ध्यान रखना है. देन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने क्या बोला जी, सिंप्लीफाई करो कंप्लायंस को, टाइमली ऑडिट्स एंड रिलीज ऑफ कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स करो, एस्टैब्लिशिंग द लॉन्ग अवेटेड जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड इंप्रूविंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. ये मेंस में काम आने वाली चीजें हैं. और जीएसटी इज अ वेरी प्रोबेबल टॉपिक फॉर एनी ईयर. जब तक ये सही से नहीं चल रहा है, इंटीग्रेट नहीं हो रहा है सिस्टम्स में, तब तक जीएसटी इज अ, let's say, very probable topic, important topic for exams, especially mains. Conclusion में जीएसटी को इंट्रोड्यूस तो करा था बहुत अच्छे रिफॉर्म के लिए, but implementation gaps and inefficiencies have created avoidable hurdles for businesses. So हमें क्या करना चाहिए, अंतरंग पोर्टल जैसी और ऑटोमेशन करके जीएसटी को उसके फुल बेनिफिट्स कंट्री को रीप करने देने चाहिए, राइट. ये कंक्लूजन्स जीएसटी वाली अपने पास जरूर लिख लेना, काम आ जाएंगी. Maintain a diary for conclusions and introductions topic wise. Right जी. Then another very very important topic हमेशा न्यूज में, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. नेटो तो हर जगह पंगे में आएगा ही. सो नेटो के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. न्यूज थी यूएस सोल्जर्स मिसिंग है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्या पता होना चाहिए कि यार रशिया यूक्रेन आइडिया के बाद नेटो की फॉर्मेशन कब की है. Founded in 1949, North Atlantic Treaty Organization थी to counter Soviet expansion. By the way, जो वेस्टर्न एंड एलाइड पावर्स ने नेटो बनाया था, तो सोवियत यूनियन और रशिया ने कौन सी एग्रीमेंट करी थी इसके खिलाफ? Which was there? Warsaw. Warsaw. Very nice. Warsaw. Very good. सो नेटो को हमें पता होना चाहिए 1949 में इट वाज फाउंड. देन ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ये स्टेट वाले देखना हेडक्वार्टर कहाँ है. मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है. अगर आप किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक करते हो, सपोज आप यूएस पे अटैक करते हो या फिर आप लेट्स से बेल्जियम पे अटैक कर देते हो, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द नेटो कंट्रीज. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. एक को अटैक करोगे तो सारे मारेंगे, झुंड बनाया हुआ इन्होंने, राइट. झुंड में आके मारेंगे. देन फाउंडिंग मेंबर्स थे 12 जी, 12. बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग एक्सेट्रा. सारे नहीं याद होते, कंफ्यूज कौन सा करेगा? पोर्टुगल. पोर्टुगल वाज अ फाउंडिंग मेंबर, ध्यान रखना प्लीज, राइट. देन लेटेस्ट एक्सपेंशन इज फिनलैंड हैज जॉइंड इन 2023. ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट एक्चुअली दुनिया के लिए. फिनलैंड एक न्यूट्रल पावर था जो मिलिट्री में एक्सपैंड करता ही नहीं था, लड़ता था ही नहीं. बट जैसे यूक्रेन के साथ हुआ, इन्हें लगा रशिया हमें भी मारेगा, तो फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया. और पेपर कंफ्यूज करेगा, यूक्रेन इज नॉट टिल नाउ अ पार्ट ऑफ नेटो. 2-3 चीजें ध्यान रखने को कहूंगा. 1949 में बना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है. लास्ट मेंबर टू ज्वाइन वाज फिनलैंड इन 2023. यूक्रेन अभी मेंबर नहीं है. ये चीज प्लीज ध्यान रखना, पेपर में काम आएगी ही आएगी. देन देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में व्हाट डू आई वांट यू टू रिमेंबर? एक ही चीज भाई, वेरी वेरी सिंपल, कि ओडिशा में है. देन अनदर थिंग फॉर इंटेलिजेंट एस्पिरेंट्स की सर मैं तो एक्स्ट्रा करता हूँ, मेरे से नहीं होता उतना जितने नॉर्मल बच्चे करते हैं, मैं तो एक्स्ट्रा करूंगा. तो यहाँ पे डैम कौन सा है? हीराकुंड. अब समझदार वाले लोग मुझे बताओ, हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है? महानदी. हाँ जी, महानदी. महानदी. वेरी गुड, महानदी पर है
हीराकुंड डैम। एंड यहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे तो जरूरी है। वीर साई साहब अपने एक फ्रीडम फाइटर थे। इनका फ्रीडम फाइटिंग में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो अड्डा था वो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था। दीज आर दी थिंग्स आई वांट यू टू रिमेंबर, दैट्स इट। उड़ीसा भी याद रह जाए तो बहुत है। सो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो क्या रहा है, इंडियन बाइसन फेस्ट हो रहा है। एक बारी ना मेघालय में फेस्ट हुआ था अबाउट दिस सम बर्ड, इफ आई रिमेंबर। सो क्वेश्चन आ गया था, सो इंडियन बाइसन फेस्ट पे ना आ जाए, ऑल्दो बाइसन इज नॉट सो वेरी फेमस एज दैट फेस्ट इन मेघालय, बट स्टिल वी मस्ट रिमेंबर कि इंडियन बाइसन फेस्ट कहाँ हुआ है जी, उड़ीसा में। राइट, देन लोकेशन का है देवरीगढ़ की, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, हीराकुंड डैम के पास में। हीराकुंड डैम इज ऑन महानदी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में बनाए गए थे। एंड वीर साईं जी या वीर सुरिंदर साईं जी यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट का अपना रिबेलियन करते हैं। सो हेंस अगर बहुत ही मुश्किल सवाल बनाना हुआ तो वीर सुरेंद्र साईं जी पे आ जाएगा, सिंपल बनाना हुआ तो उड़ीसा पे आ जाएगा, ट्रिकी बनाना हुआ तो महानदी पे आ जाएगा। जानवर जानवर याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। राइट, बाइसन का स्टेटस इज वनरेबल, दैट इज व्हाई इट्स नॉट वेरी फेमस। अब ये नदी थी, जिंदगी में याद रहती है मुझे, यूपीएससी में सवाल आया था। आई नेवर न्यू दिस क्वेश्चन, आई नेवर इवन न्यू दिस रिवर कौन सी है ये। उस टाइम फेमस नहीं थी, जब पूछ लिया हर जगह आती है। सो ये रिवर यार, आई ऑलवेज थॉट दिस इज गंगा एज कॉल्ड इन बांग्लादेश, बट ऐसा नहीं था। ये रिवर हमारी सिक्किम से ओरिजिनेट कर रही है, सिक्किम से ओरिजिनेट कर रही है। और जहां से यूपीएससी ने सवाल पूछा था, ये जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, ब्रह्मपुत्रा में मिलती है इन बांग्लादेश, मीट्स और ज्वाइंस ब्रह्मपुत्रा। क्यों पूछा था और उन्होंने ऑप्शन क्यों दिया था गंगा? बिकॉज अर्लियर, बिफोर द टेक्टोनिक एक्टिविटीज और मूवमेंट इन द ज्योग्राफिकल लैंडस्केप, अर्लियर इट यूज्ड टू जॉइन दी गंगा, नाउ इट जॉइन्स दी ब्रह्मपुत्रा। बस इतनी सी बात याद रखनी, सिक्किम से ओरिजिनेट कर रही है और बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा से मिल रही है, गंगा से नहीं। राइट, सो बांग्लादेश वेलकम चाइनीज पार्टिसिपेशन इन तीस्ता कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, ये न्यूज थी, कोई बात नहीं। सो तीस्ता रिवर मेजर ट्रांसबाउंड्री रिवर है, किसके बीच में? ऑब्वियसली इंडिया एंड बांग्लादेश। ये पीसीएस वाले भी प्लीज अच्छे से ध्यान रखना, वहां से सवाल आ जाते हैं। इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। ओरिजिन कहाँ से जी? सोलामो लेक। अगर ना भी याद रहे कोई बात नहीं, अगर रह जाए तो बहुत अच्छी बात। सोलामो लेक कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम से ओरिजिन है, प्लीज रिमेंबर दैट इफ यू इवन फॉरगेट सोलामो और सोलामो लेक। वैसे सो itself means lake, so Solamo is the lake. Right, then Teesta flows southward through Sikkim Himalayas, passing towns like Rangpo, through West Bengal, entering Bangladesh. This is the most important line where it joins the Brahmaputra river, जिसको बांग्लादेश में जमुना रिवर कहा जाता है। अब इसकी स्कीम से ही सवाल आएगा, अगर आएगा तो। इस टॉपिक से अगर सवाल आता है तो यूजली इसी से आता है। यहाँ पूछ लेंगे ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर रही है, यहाँ बोल देंगे जमुना को ज्वाइन कर रही है, या फिर जो पहले था वो गलत स्टेटमेंट बना देंगे, दैट इट वाज अर्लियर हिस्टोरिकली अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गैंजीज। हिस्टोरिकली गैंजीज की थी, बट अब किसको मिल रही है? ब्रह्मपुत्र को। कहाँ पे जाके? बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। रिमेंबर दैट, प्लीज डू रिमेंबर दैट। राइट जी, ट्रिब्यूटरीज है, मेरे को तो याद नहीं होती, आप देख लो। छू 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 सारी करके, लंग छू छू, छम छू, दिख छू, रानी कोला, रंग पोछू, जो याद हो कर लो, मेरे से नहीं होती। जेमू छू, रंग छू, रंगीत रिवर। रंगीत रिवर थोड़ा सा ध्यान रख लो तो ज्यादा अच्छी बात है, इफ यू कैन रिमेंबर दिस। बाकी ना भी हो कोई बात नहीं। एंड डैम्स बन रहे हैं बहुत सारे इन इंडिया, दीज आर द डैम्स, इन बांग्लादेश दीज आर द डैम्स। अब चाइना भी बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं। राइट, नो नीड टू रिमेंबर द डैम्स। रंगीत रिवर अगर साथ में याद रख पाओ तो आई विल बी ओबलाइज्ड विद दैट। देन जी, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की एग्रीमेंट है। ये सार्क का ऑल्टरनेटिव बनाया था हमने, बिकॉज सार्क में एक सांप था जो किसी की बात नहीं मान रहा था। कौन था वो सांप जो बिम्स्टेक में नहीं है? मेजर डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड बिम्स्टेक? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान चलने नहीं दे रहा था सार्क को, तो हमने फिर बिम्स्टेक बना दिया। राइट,
सो बिम्स्टेक में अभी मोदी जी घूम के आए हैं 2025 में अप्रैल 3-4 को 6 समिट में। सो हमें पता होना चाहिए बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाता है सवाल। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साउथ एशियन साउथ ईस्ट एशिया का ये आइडिया है। अपने को क्वेश्चन क्या पता होना चाहिए, बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में बना था, ये पहले पूछते थे, चलो पता है हमें। मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। इसको अगर हम पहले याद करते थे ऐसे एमएसटी बिबिन हो गया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इफ यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दिस, नहीं तो अपने हिसाब से बना लो। मस्त बिबिन था, ये हमने याद करा था बचपन में, मतलब बचपन में एज इन जब बना था, राइट। सो वी मस्ट रिमेम्बर दिस। देन ट्रिकी क्वेश्चन वाले क्या लोग पूछते हैं, अच्छा लिंकिंग है, सार्क ऑल्टरनेटिव है। देन एवोल्यूशन से आजकल फिर भी सवाल आ जाता है। इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड एज बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। म्यांमार बाद में आ रहे हैं, नेपाल, भूटान बाद में आ रहे हैं। सो ओरिजिनल मेंबर्स भी अगर देख पाओ तो रिमेंबर दिस वाज द ओरिजिनल मेंबरशिप, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, राइट। फिर म्यांमार जी आते हैं, फिर नेपाल एंड भूटान आता है। सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज बैंकॉक डिक्लेरेशन, सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज दिस, जिसे हमने मस्त भी बिन करा है। इफ यू कैन रिमेंबर देन ओरिजिनल मेंबरशिप, राइट, ओरिजिनल मेंबरशिप इज दिस। इफ यू कैन रिमेंबर, आई डोंट से कि करना ही करना है। सो लीडिंग इनिशिएटिव्स, अच्छा ठीक है, ट्रेड सिक्योरिटी में है, क्लाइमेट एक्शन में है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, इतना याद करने वाली बात नहीं है। इंडिया की दो एक बातें, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, द मेजर पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो इसके साथ वी आर प्रमोटिंग द नेबरहुड फॉरेन फर्स्ट पॉलिसी एज वेल। देन सागर एंड महासागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशन के लिए महासागर विजन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, सागर एंड महासागर, सो रिमेंबर दैट एज वेल। देन इसमें क्या याद करने वाली बात है जी, कहाँ पे है, नाम क्या कह रहा है, कहाँ पे होगा ये, कसमपत्ती सेक्रेड ग्रोव, व्हाट इज द नेम टेल यू, कहाँ पे होना चाहिए? सुन पा रहे हो कि नहीं? So either Kerala or Tamil Nadu. Very nice. So this is in Tamil Nadu. तमिलनाडु में है, ऐसे नाम से साउथ इंडिया तो गैस हो जाता है, केरला तमिलनाडु गैस हो जाता है, कोंडा बोंडा होता तो आंध्र प्रदेश होता। दिस इज हाउ वी आंसर दिस। इसमें न्यूज में देखने वाली दो बातें हैं। वन थिंग इज, इसको सॉरी इधर ही बता देते, दिस कसमपति सेक्रेड ग्रोव इज इन तमिलनाडु। सेकेंड थिंग इज, इसे बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया, BHS, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। सो बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के बारे में हमें दो तीन बातें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली वही उसी साइट को करेंगे जहां पे हाई अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी या एंडेमिज्म होगा, ज्यादा स्पीशीज होंगी, इंपॉर्टेंट होगा। अगली बात, ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट द बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक और चीज है, द फर्स्ट बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट कौन सी थी रिसेंटली, विच वाज अगेन इन न्यूज। सो कसमपति ग्रोव कौन सा है जी? दिस ग्रोव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट और बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। इसमें क्या हुआ है जी, ऑल्सो नोन एज वीर कोविल, तमिलनाडु में है। वीर कोविल भी नाम ध्यान रख लेना, कसमपत्ती की जगह अगर वीर कोविल पूछा, दिस इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। Then spanning 4.97 hectares, I don't want you to remember this. Algar Malai Reserve Forest, I don't want you to remember this, right? Then what I want you to do is, आज NCERT उठाना, please do this, NCERT उठाना, यहाँ गूगल कर लेना, आप लोगों को सिंपल पड़ता है वो, बट आई वुड रिकमेंड NCERT उठाओगे तो अच्छा रहेगा। उसमें where you will find those the biosphere reserves, वहां पे आपको एक टेबल सा मिलेगा, वहां पे बहुत सारे नाम दिए होंगे, नगरहोल सेंचुरी,
the centuries in India, the table of reserves and the centuries included in that. वो छोटा सा टेबल एक बारी अन्नामलाई सेंचुरी लाइक दिस, वो छोटा सा टेबल एक बारी याद कर लेना, ना मिले तो मुझे बताना, राइट? you'll find this in I think geography NCERT, राइट? सो प्लीज उसको याद करना, काम आएगा। इन चीजों को याद नहीं करना। बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, सो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यूनिक इकोसिस्टम है, ऑब्वियसली रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, रिचनेस ऑफ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज होना चाहिए, हाई एंडेमिज्म होना चाहिए। इसको रट्टा लगाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, लॉजिक है ये तो। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, कुछ तो अच्छा होगा। थ्रेटेंड स्पीशीज होना चाहिए। कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है बाय द वे? व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीशीज? Anybody? सुन पा रहे हो ना? मुझे तो यही शक हो जाता है सुन पा रहे हो कि नहीं। नहीं सर, आवाज आ रही है। यस सर। तो कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बता देना। दैट फॉर ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ द बी, हनी बी, काटने वाली काली मक्खी, is a keystone species. Another example, for savanna ecosystem, elephant is a keystone species. सर अगर कीस्टोन स्पीशीज नहीं रहेगी तो पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा। Yes. So keystone species क्या है? नहीं पता होता यार, आप लोग पूछ लिया करो। keystone species वो है which has a disproportionately large impact on the ecosystem. कि अगर ये इसका नंबर तो कम होगा, पॉपुलेशन तो बीज की टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज से बहुत कम होगी, बट अगर बीज को हम इस दुनिया से हटा दें तो 99% ऑफ द स्पीशीज विल गो एक्सटिंक्ट, बिकॉज बीज एक्चुअली हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारे रोल्स हैं। सो बी इज अ कीस्टोन स्पीशीज फॉर द वर्ल्ड। एलिफेंट्स, अगर एलिफेंट सवाना से हटा दो, सवाना एक ग्रासलैंड है, एलिफेंट हटा दो तो ये फॉरेस्ट बन जाएगा, ग्रासलैंड रहेगा ही नहीं। हेंस कीस्टोन स्पीशीज क्या है? वो स्पीशीज चाहे नंबर में कम भी हो बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर उसे हटा दोगे तो इकोसिस्टम बहुत हद तक चेंज हो जाएगा, राइट जी? सो जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इसमें कीस्टोन स्पीशीज भी होंगी, रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज भी होंगी, राइट? ध्यान रखने वाली बात, कौन सी एक्ट के अंडर हो रहा है? अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर। प्लीज ये भी ध्यान रखना, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट इज डिक्लेयर्ड अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। कौन डिक्लेयर कर रहा है? दी स्टेट गवर्नमेंट, राइट? कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रही है, बट डिक्लेरेशन किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। यूटी में कौन करेगा? ऑब्वियसली यार ये मत पूछना, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज यूटी है ही सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट ध्यान रखने वाली बात, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो रही है, इट इज नॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्लीज ध्यान रखना, राइट जी? सो बीएचएस में करते क्या है? इट इज नॉट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं करी जाती प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस पे, जो भी लोग कर रहे हैं। इवन यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज को प्रमोट करा जाता है कि आप खुद ही इन्वायरमेंट बचा लो, हम आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि आपकी लाइफ को सपोर्ट करेंगे, राइट? एक और पॉइंट टू जस्ट नो इफ यू डोंट रिमेम्बर, द नल्लोर टैमरिंड ग्रोव, नल्लो टैमरिंड ग्रोव है कर्नाटका में, इसे 2007 में फर्स्ट बीएचएस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ये लाइन क्यों लेके आया हूं? बिकॉज एज सच एनसीईआरटी में लिखी है, तो एज सच लाइन उठा के पूछने का कही हूं, पेपर मेकर्स को शौक होता है। हेंस करंट अफेयर में नहीं है बट एनसीईआरटी में है, तो इंटीग्रेट करो, है ना? एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे, करंट अफेयर अलग एनसीईआरटी अलग क्यों करना है? इंटीग्रेटेड, रीड इट हियर। सो नल्लो टैमरिंड ग्रोव कर्नाटका में है, एंड आज जो न्यूज में था दैट इज इन तमिलनाडु, राइट जी? चलो, सेंट्रीफ्यूज, कितने लोगों ने पुराने जिंदगी में पिंड में जाके अपने घरों में मक्खन निकाला है जी? जो मदानी मार के हम लोग मक्खन निकालते थे, ऐसे डंडा पकड़ के, ऐसे मदानी पकड़ के मक्खन निकालते थे। हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन दैट? निकाला नहीं है कभी। हाँ जी, देखा है।
सो होता क्या है उसमें जी, व्हेन यू लेट्स से पुट अ मिक्सचर, आपके पास एक मिक्सचर था, आपने पान ऐसे एक डोने में डाल दिया, बीकर में डाल दिया, फिर इसको कोई डंडा डाल के या मिक्सी में डाल के इसको स्पिन कराया, बहुत तेज स्पिन कराया। सो होगा क्या, लेट्स से इस मिक्सचर में अलग अलग डेंसिटीज की चीजें थी। सो लेट्स से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये ज्यादा डेंसिटी की थी, जो ये गोले गोले हैं ये कम डेंसिटी के थे। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू स्पिन दिस मिक्सचर एट अ वेरी हाई स्पीड, जो पहले एक जैसा लग रहा था, ये सारे मिक्सचर थे। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू स्पिन इट विद हाई स्पीड, तो जैसे मक्खन आ जाता है वैसे ही डेंसिटी वाली चीजें सेपरेट हो जाएंगी, कम डेंसिटी वाली बीच में आ जाएंगी, ज्यादा डेंसिटी वाली साइड में आ जाएंगी, है ना। ऑब्वियसली आप खुद से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ कि आपने एक ही फोर्स से एक हाथ से पत्थर फेंका, दूसरे हाथ से एक फेदर फेंका, वेरी वेरी ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स टू द कोर। एक हाथ से उतने जोर से पत्थर फेंका, व्हाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज पीपल टेल मी कि हम साइंस में थोड़ा हाथ तंग है सर, सिंप्लीफाई कर दिया करो, दैट इज व्हाई आई से कि भाई दिस इज माय स्पेशलिटी। सो सेम फोर्स से एक हाथ से पत्थर फेंका, दूसरे हाथ से फेदर फेंका, कौन सा ज्यादा दूर जाएगा, पत्थर की फेदर? पत्थर। पत्थर। सो ऐसा नहीं हो जाएगा दोनों साथ में थे, पत्थर और फेदर फेंका तो पत्थर ज्यादा दूर चला जाएगा, फेदर अलग आ जाएगा, पता लग जाएगा मुझे अलग अलग हो गया। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। ये कहने को बहुत मुश्किल है, सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, जस्ट डेंसिटी वाइज सेपरेट कर रहे हैं चीजों को मूव करके। एंड इफ यू राइट इट इन साइंटिफिक टर्म्स वील से यूरेनियम एनरिचमेंट, uranium enrichment is done through process of centrifugation। अब बिना पढ़े बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है, यार इतना लंबा वर्ड मेरे को नहीं आता, छोड़, है कुछ नहीं, मक्खन निकालने वाली बात है, पत्थर फेंकने वाली बात है, राइट। सो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस। तो टॉपिक को देख लेते हैं एक बारी। सेंट्रीफ्यूज क्यों न्यूज में आया, बिकॉज ईरान कहता है कि अगर ये जो नए दादा आए हैं दुनिया में, कौन है नए दादा, डोनाल्ड ट्रंप, अगर ये हमारे से ज्यादा अकड़ेंगे तो हम अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को बना के न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। सो इसमें थोड़ी सी बेसिक साइंस को क्विकली रिविजिट करते हैं, बिकॉज आप सबने पढ़ी हुई है, इसलिए आई एम गोइंग थ्रू वेरी क्विकली। सो यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235, दो तरीके का यूरेनियम एक मिक्सचर में पाया जाता है नेचर में। नेचर में होता है 99% यूरेनियम 238 और 1% या उससे भी कम 0.5% यूरेनियम 235, राइट। और इसमें से यूजेबल या फिसाइल कौन सा है जी, यूरेनियम 235। सो हमें ये चाहिए बट मिल ज्यादा ये रहा है, जैसे जिंदगी में होता है अनवांटेड चीजें ज्यादा मिलती हैं, वांटेड कम मिलती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं, राइट। सो फिसाइल मटेरियल को सेपरेट करने के लिए कि ज्यादा हमारे पास गंद वाला मटेरियल था, यूरेनियम 238 था, बीच में थोड़ा थोड़ा ही यूरेनियम 235 था, तो इसको एनरिच करने के लिए अगर आप लेट्स से यूरेनियम 238 लेट्स से नेचर से आपने 1 किलो या 1000 ग्राम यूरेनियम निकाला, सो इसमें मोर देन 99% या फिर 990 ग्राम से ज्यादा आपका यूरेनियम 238 होगा, जो यूज नहीं आने वाला ज्यादा, और यूरेनियम 235 वुड बी ओनली 0.5% और 1%। लेट्स से 50 ग्राम यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235। सो इसको अलग करने के लिए आप क्या करोगे, जो 1000 ग्राम मटेरियल निकाला था उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालोगे, ये घुमाएगा और इस वजह से क्या होगा, डेंसिटीज अकॉर्डिंग यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 सेपरेट हो जाएगा, आप यूरेनियम 238 यूज कर लो। तो इसमें सवाल क्या आ जाता है जी, एक तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैसे करी जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन से। न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो क्या रहा है, यूरेनियम 235 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यूजेबल ये है, यूरेनियम 238 को इससे अलग किया जा रहा है, राइट। देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज कि यूरेनियम 235 की कितनी एनरिचमेंट चाहिए। अभी मैंने बोला 1000 ग्राम में से सिर्फ 0.5 ग्राम है, सो 0.5 ग्राम में से ना तो बॉम्ब बन सकता है, ना ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज हो सकता है एनर्जी निकालने के लिए। सो क्वेश्चन ये भी आया था
कि न्यूक्लियर एनर्जी निकालने के लिए कितनी एनरिचमेंट चाहिए, अबाउट 10 से 30%, राइट। 30% मैक्सिमम एनरिचमेंट में एनर्जी आप निकाल सकते हो। बट बॉम्ब बनाने के लिए कितनी चाहिए, more than 85% या 90% and above, because enrichment for bomb which requires higher energy requires more than 90% uranium 235। तो सवाल स्टेटमेंट में आ जाता है। स्टेटमेंट ऐसी बनाई थी एग्जाम में कि more than 90% of enrichment is required for taking out civil energy or energy from nuclear material। सो एनर्जी के लिए कितना अपने को एनरिचमेंट चाहिए, 30, 10 to 30 और 5 to 30 भी बोलते हैं कुछ लोग। बॉम्ब के लिए 90 चाहिए, सो एनर्जी के लिए 90 नहीं चाहिए। दिस वाज रॉन्ग, बस इतना सा सवाल आता है। एनी कंफ्यूजन देयर, एनी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स? Sir, what exactly is enrichment? एनरिचमेंट मैम इज कि जब आप, एक सेकेंड, आपने 1000 mg निकाला, 1 किलो निकाला नेचर से यूरेनियम, है ना, तो इसमें यूरेनियम 238 भी होगा और यूरेनियम 235 भी होगा, राइट। सो 238 की मात्रा ज्यादा होगी, मोर देन 99%, दिस वुड बी 0.5% अप्रोक्सीमेटली। जब आप यूरेनियम 235 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, दैट इज एनरिचमेंट। गॉट माय पॉइंट? When you use processes to increase the concentration of uranium 235 in a matter or material, then it is called enrichment. Okay, sir. Understood. चलो, सो टॉपिक भी देख लेते हैं। ईरान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ईरान कह रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को ग्लोबल अटेंशन मिल रही है बिकॉज यूरेनियम एनरिचमेंट बॉम्ब या पावर जनरेशन के लिए और वेपन बनाने के लिए काम आता है, राइट। सो नेचुरल यूरेनियम आप निकालोगे तो 99.3% यूरेनियम 238 होगा, जो फिसाइल नहीं है, अपने काम का नहीं है, एनरिचमेंट नहीं हो पाएगी, सॉरी उससे एनर्जी नहीं निकाली जाती। 235 चाहिए, दैट इज ओनली 0.7%, राइट। सो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, पावर निकालने के लिए कितनी एनरिचमेंट चाहिए, 3 to 20%, राइट। 20% एनरिचमेंट इज, 20 से 30% एनरिचमेंट इज इनफ फॉर एनर्जी। बट वेपन बनाना है अगर, तो 90% एनरिचमेंट चाहिए। यहां से सवाल आ जाता है, एनरिच करोगे कैसे, सेंट्रीफ्यूज से, राइट। कैसे करेगा जी, सेंट्रीफ्यूज सेपरेट्स द सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन डेंसिटी, वही मक्खन निकालने वाली बात। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घुमाएंगे, अलग अलग डेंसिटी में हो जाएगा, मक्खन निकल आएगा, राइट। यूरेनियम इज कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड पे, जाना नहीं ज्यादा इस टर्म में, कन्वर्ट करके गैस में फिर उसे घुमाया जाता है एंड हैवियर U38 मूव्स आउटवर्ड, ये अलग अलग सेटल हो जाता है बाहरली साइड। 235 जैसे हमारे एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल और गोले गोले सेटल हो रहे थे, सो 235 सेंटर में सेटल हो जाता है, आप 235 को यूज कर लेते हो, राइट। सो याद रखने वाली बात वही है, फिर से आई रिपीट कि अपने को कितनी एनरिचमेंट चाहिए थी जी, बॉम्ब में चाहिए 90% बॉम्ब के लिए, एंड सिविल यूज के लिए, एनर्जी यूजेस के लिए नॉट मोर देन 20-30%, राइट जी। एंड एनरिचमेंट क्या है, यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना। कैसे कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। दीज आर द थिंग्स टू रिमेंबर, नथिंग एल्स। देन आर्कटिक काउंसिल, Antarctica or Arctic areas, these are kind of global commons, right? So Antarctica is very well managed, Arctic area is not that well managed, so इसके लिए there are number of treaties। So Arctic Council में ध्यान रखने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, India is not a member। इंडिया यूजली सारी ग्रुपिंग्स का मेंबर होता है, जिसका ना हो उसको याद कर लो। बहुत ही कम ऐसी ग्रुपिंग्स है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। Hence, if you remember the list of those organizations where India is not a member, तो पेपर में जाके बाकी जो भी आएगा आप मान लेना मेंबर, right? All those organizations, I know of only 10 to 20 organizations where India is not a member। बाकी सब में आप सिर्फ वही याद कर लो जिसमें नहीं है, बाकी सब में हाँ कर देना। सो आर्कटिक काउंसिल का नहीं है इंडिया मेंबर। न्यूज में क्यों है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वाली वॉर हो रही है, रशिया यूएस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। सो आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक एरिया को गवर्न करने वाला आर्कटिक काउंसिल है, ओटावा डिक्लेरेशन से बना था 1996 में,
एमसीक्यू में ये बात पूछी थी मैंने, ओटावा डिक्लेरेशन। मेंबर स्टेट कौन सी, सॉरी, मेंबर स्टेट्स आर कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। यूएस तो है ही है, डेनमार्क होगा ही, कनाडा होगा, सारी ऊपर वाली कंट्रीज होगी जिनका एरिया लग रहा है वहां पर, राइट। देन these countries control land territories and have rights over the exclusive economic zones as well. Then permanent participants भी हैं, observer है इंडिया, इंडिया is not a member, इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना मेंबर नहीं है, जापान नहीं है, यूके फ्रांस नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस, जापान और यूके इसके मेंबर नहीं है और इंडिया भी नहीं है, राइट। एंड ऑल डिसीजंस कैसे हो रहे हैं जी, कंसेंसस से हो रहे हैं, मेजोरिटी से नहीं हो रहे, सब मानेंगे तब होएगा, 8 मेंबर्स है आर्किटेक्ट काउंसिल के एंड सारे के सारे मानेंगे तब होगा। देन रशिया के पास के पैसेजेस न्यूज में है, नॉर्थ ईस्ट पैसेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्थ ईस्ट पैसेज रन्स अलोंग द रशियाज आर्कटिक कोस्ट लाइन। मैप में देखना है इसको, प्लीज प्लीज अंडरलाइन दिस ऑन द मैप, बिकॉज रशिया और यूक्रेन के आसपास से सवाल आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट जोन से सवाल आता है, राइट। ये नॉर्थ ईस्ट पैसेज क्या कर रहा है जी, दिस इज शॉर्टनिंग द डिस्टेंस बिटवीन चाइना एंड यूरोप। इतना ही ध्यान रख लो, नॉर्थ सी रूट कनेक्ट्स चाइना एंड यूरोप और शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन चाइना एंड यूरोप, एंड इट इज एन ऑल्टरनेटिव रूट टू द सुएज कनाल। ये दो स्टेटमेंट, सुएज कनाल भी बहुत न्यूज में, यूएस बोलता है हम उठा लेंगे अपने पास, वापस ले लेंगे सुएज कनाल को, हेंस द क्वेश्चन माइट बी व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिव। सो नॉर्थ ईस्ट पैसेज और नॉर्दर्न सी रूट माइट बी एन ऑल्टरनेटिव टू द सुएज कनाल, राइट। देन नेचुरल रिसोर्सेज आर्किटिक में कितने हैं जी, अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल, 30% ऑफ नेचुरल गैस, राइट। बट हम उसकी बर्फ को हटा के सब कुछ निकाल नहीं सकते, बिकॉज दैट विल इफेक्ट द इकोलॉजी एज वेल। देन न्यू ट्रेड रूट्स, नॉर्थ ईस्ट पैसेज कहाँ जा रहा है, रशिया और सॉरी यूरोप एंड एशिया को कनेक्ट कर सकता है। देन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आर्कटिक में, रशिया, यूएस एंड चाइना के मिलिट्री एक्टिविटीज भी हैं, क्लाइमेट चेंज, आइस मेल्टिंग तो है ही है। दीज आर सिंपल पॉइंट्स, नो नीड टू लर्न देम। लर्न क्या करना था हमने, आर्कटिक काउंसिल के 8 मेंबर कंट्रीज मेंबर्स हैं, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, जापान मेंबर नहीं है, यूके मेंबर नहीं है, रिमेंबर दिस, राइट जी। देन थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, सुन पा रहे हो ना मुझे, कोई सो रहा हो तो जाग जाओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Audible है. थैंक यू। सो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, लास्ट टाइम एक लेजर के बारे में सवाल आया था, द टेरेस्ट्रियल लेजर, अब इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर पे आ सकता है। सो इसमें व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू 3 पॉइंट्स ऑन दिस, वेरी सिंपल। साइंस वाले बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ लेंगे, बट 3-4 पॉइंट्स एवरीबडी मस्ट रिमेंबर, काम की बात है। सो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है। लेजर क्या होती है, लेजर लाइट बचपन में शायद आप खेले होगे, एक छोटी सी लाइट मिलती थी, उससे आगे छोटा सा होल होता था, उससे लाइट मारो तो इमेजेस बन जाती थी। लेजर लाइट क्या होती है, डेंस लाइट होती है, यूजुअली मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक कलर की होती है, और बहुत ही सीधा और डेंस लाइट चलती है। तो इसको हम we use it for studying, we use it for navigation, we use it for various uses, even communication. So लेजर्स अलग अलग चीजों से बनाते हैं, ये वाली लेजर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही होगी, राइट। एमसीक्यू में और कौन सी ऑप्शन दी थी मैंने, इसमें और क्या है, हीलियम, और क्या है जी इसमें, Nitrogen. नाइट्रोजन। चलो शुक्र है कोई एमसीक्यू पढ़ के दे रहा है। सो दीज आर दी 3 थिंग्स। इन गैसेस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे एक ट्यूब सी में डालते हैं, इन गैसेस का मिक्सचर डाल देते हैं एंड यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। सो दिस लीड्स टू द ग्लो एंड प्रोडक्शन ऑफ लेजर। याद रखने वाली बातें क्या है, 3 चीजें यूज हो रही हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड नाइट्रोजन। देन इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एंड देन नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें स्ट्रेचेबिलिटी को यूज करा जाता है, स्ट्रेचिंग को यूज करा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एटम है, तो लेट्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बीच में है कार्बन और 2 साइड में इसके 2 ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 ना, O2 होंगे, कार्बन 1 होगा। सो कार्बन सेंटर में है
और ऑक्सीजन साइडों में है। सो इसकी स्ट्रेचिंग को यूज करा जाता है, इसकी वाइब्रेशंस को यूज करा जाता है। बस इतना सा याद रखना, टेक्निक में नहीं जा रहा मैं, बिकॉज कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सो लेट्स से इसके 3 तरीके की स्ट्रेचिंग हम देखते हैं। ये रहा कार्बन एटम, ये रहा जी आपके 2 ऑक्सीजन एटम। सो एक तो दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल, देन एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसमें क्या हो रहा है जी, दोनों एटम्स, ये इधर को मूव करता है, ये भी इधर को मूव करता है, ये भी इधर को मूव करता है, और उतना उतना डिस्टेंस, ये से इतना आगे गया, ये भी इतना आगे गया, ये भी इतना आगे गया। जस्ट अगर नाम याद रहे तो जस्ट नाम याद रख लेना, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सारे साथ साथ मूव कर रहे हैं। देन जब सारे साथ साथ नहीं मूव करते, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेट्स से ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा आगे चला गया, कार्बन उतना आगे नहीं गया, ये वाला ऑक्सीजन और ज्यादा आगे चला गया, सो एसिमेट्री हो गई। जस्ट ध्यान सुन लो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, आगे आई विल एक्सप्लेन दिस मोर। देन देयर इज अ बेंडिंग। बेंडिंग में क्या है जी, ये रहा अपना ऑक्सीजन, ये रहा अपना कार्बन, ये रहा अपना ऑक्सीजन, ये ऐसे हिलने की जगह व्हाट हैपेंस, दिस गोज डाउनवर्ड, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। ये 3 स्टेट्स को हम यूज करते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इसमें से 2 ही पॉसिबल क्वेश्चंस होने चाहिए कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तीसरा कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है, अच्छा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, दीज आर सीन इन न्यूज रिलेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। और कार्बन डाइऑक्साइड किस लेजर किस पे चल रही है, वाइब्रेशन एनर्जी को यूज कर रही है एटम्स की, बस इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ आया, कुछ भी थोड़ा बहुत था, ये तो समझ आ गया होगा। Am I audible? Yes, sir. Can you repeat? I got disconnected. I can repeat that, but I think disconnection के बाद I'll say कि you must see the recording. I just said 2 things. I'll repeat very quickly, which were very important. कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में 3 चीजें यूज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड नाइट्रोजन। एंड इसके 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं, दैट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। एंड कौन से प्रिंसिपल पे चल रहा है, वाइब्रेशन। आई थिंक नॉन साइंस वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद लेजर है तो किसके लिए यूज होएगा, ऑब्वियसली नेविगेशन के लिए यूज होगा, कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है, राइट। देन उसके बाद स्टडिंग स्ट्रक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट मिनरल्स एक्सेट्रा, उसके लिए तो लेजर यूज हो ही सकता है। बट दीज आर दी 3 थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर। बाकी जो हमारे साइंस वाले भाई लोग हैं वो इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, आई हैव मेंशन इट, आई डोंट थिंक सो दैट इज टू मच रिक्वायर्ड, राइट। देन वाइब कोडिंग, सिंपल सी बात, आजकल सबको जिसको भी डाउट होता है कहाँ जाता है, चैट जीपीटी। सो वाइब कोडिंग क्या है जी, दिस हैज बीन इन न्यूज कि चैट जीपीटी जैसे एआई, चैट जीपीटी इज एन एलएलएम। एलएलएम क्या होता है, एलएलबी के बाद वाला एलएलएम नहीं, एआई से रिलेटेड एलएलएम क्या था, एनीबॉडी, व्हाट इज एलएलएम रिलेटेड विद एआई? So learning language module. लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल हमने लास्ट टू लास्ट वीक पढ़ा था कि इसको ट्रेन करने के लिए डेटा फीड करना पड़ता है। सो चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स को यूज करके आजकल कोडिंग की जा रही है। पार्शियल कोडिंग नहीं, इवन नाइव और नोवाइस पीपल हु आर वेरी वेरी लेट्स से एमेच्योर्स, जिन्हें पता भी नहीं है एप्लीकेशंस कैसे डेवलप करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, वो भी चैट जीपीटी को यूज करके अपनी अपनी एप्स बनाई जा रहे हैं, राइट। सो दिस हैज बीन इन वोग एंड दिस इज बीन लेट्स से एज वी यूज दिस वर्ड वाइब। सो वाइब कोडिंग क्या है, ऐसा सा सवाल आ जाता होता है। सो व्हाट आर वी डूइंग, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स को यूज करके कोडिंग करी जा रहे हैं, पूरी पूरी एप्स बनाई जा रहे हैं, राइट। इसके चैलेंजेस भी हैं कि हाँ एमेच्योर बंदे बना रहे हैं, उन्हें पता नहीं है ऐप चले ना चले, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ना हो जाए, देन इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो जाए, बट अपने को टर्म पक्का पता होना चाहिए कि वाइब कोडिंग है क्या, राइट। ये वाइब कोडिंग क्या है, यूजिंग जनरेटिव एआई
to not just to assist with coding but to generate the entire code for an app. So आप लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को यूज करके चैट जीपीटी जैसे पूरी ऐप या सर्विस ऑन द इंटरनेट बना रहे हो, राइट. टर्म कॉइन करने वाले आंद्रेज कारपति हैं, ओपन एआई के फाउंडर मेंबर हैं, कोई बात नहीं, बट वाइब कोडिंग का अपने को याद क्या होना चाहिए, एआई के थ्रू आप कोडिंग करवा रहे हो और उसके थ्रू पूरी एप्स बनवा रहे हो, और इसमें सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है. देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलवेज विजयनगर एम्पायर. इवन जो यूपीएससी दे रहे हैं, फॉर श्योर आई विल से कि भैया आप तो एक किताब सी चक्को, लूसेंट वाली, बड़ी सिंपल सी है, ऑनलाइन फ्री भी मिल जाएगी. इसमें विजयनगर एम्पायर में ना 3-4 ही पेज हैं, 3-4 पेजेस. आज मेरी मान के, और इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, आपका स्पेसिफिकली ओरल टेस्ट लूंगा अगली बार. इसका 3-4 पेज है विजयनगर एम्पायर पे, 2-1 टेबल है, लर्न देम बाय हार्ट. एक सवाल डेफिनेटली निकल जाएगा. हैग भी बताऊंगा इसका बाद में कि देवराया 1 करना है कि कृष्ण देवराया करना है, बट लर्न दीज 3-4 पेज तो है विजयनगर एम्पायर पे. यूपीएससी में हर साल सवाल आना ही आना है, गारंटी वाला सवाल है, और फ्री के 2 नंबर मिल रहे हैं, याद कर लो, राइट. सो संगमा डायनेस्टी क्यों न्यूज में, बिकॉज इनकी कॉपर प्लेट्स मिली हैं नियर बेंगलुरु. दीज copper plates are dating back to the 15th century. That is the time of Sangama dynasty at the Vijayanagar Empire. So Vijayanagar Empire क्यों बार बार सवाल में आता है जब तक बीजेपी सेंटर में है. मिडीवल और मिडिल इंडिया की that was medieval India को हम लोग मुस्लिम हिस्ट्री बोलते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री बोलते हैं, because इस्लामिक पीरियड था. But Vijayanagar Empire was the only strong Hindu kingdom of that time. So जब तक सेंटर में बीजेपी है, विजयनगर का यूपीएससी में सवाल आने ही आना है. और आई थिंक जब तक बीजेपी अपने एश्योर कर लिया तो हमारे अटेम्प्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे. सो विजयनगर को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, राइट. सो कॉपर प्लेट्स मिली है, कॉपर प्लेट्स आर रिटन इन संस्कृत एंड कन्नड़ा, कोई बात नहीं, याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं. यूनिक फीचर इज इट डिपिक्ट्स द वमना इंस्टेड ऑफ द वराहा व्हिच वाज ट्रेडिशनल रॉयल इंसिग्निया. वमना है, इसको भी ज्यादा याद नहीं करना. याद क्या करने वाली बात होती है, संगमा डायनेस्टी. सो संगमा डायनेस्टी वाज द फाउंडिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर. सबसे पहली डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की संगमा डायनेस्टी. एस्टैब्लिश करी थी हरिहरायन बुक्का साहब ने, राइट. सो किसको रिप्लेस कर रहे थे, होयसालास को. ये 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली हैं. पीरियड ऑब्वियसली 1336 से 1485 तक है. होयसालास को रिप्लेस कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर. दिस इज द वेयर आई मेड द एमसीक्यू की हरिहरा बुक्का वाज आल्सो नोन एज हक्का और वीरा हरिहरा, राइट. सो दिस इज द टेबल वी मस्ट लर्न कि यार कौन सा किंग क्या कर रहा है, देवराया 1 क्या कर रहा है, राइट. दीज आर द थिंग्स टू स्टडी ओवर हियर. बट इसमें रीड करके नहीं, रिटेन करके चलना है. एंड मोटा पीरियड तो हमें पता होना चाहिए. 1336 के आसपास एस्टैब्लिश हो रही है, 1485 तक चल रही है संगमा डायनेस्टी, एंड होयसालास को रिप्लेस करके विजयनगर बना रहे हैं. विजयनगर की मेजर सिटी इज हम्पी. हम्पी से कौन सी रिवर पास होती है बाय द वे, ये भी सवाल आ चुका है 1-2 बार. Which river passes through Hampi, which is a World Heritage Site as well? तुंगभद्रा. Very good. So then FPI पे आते हैं जी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. आई होप वी रिमेम्बर कि देयर आर, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, 2 तरीके से आती है, FPI एंड FDI. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फायदा क्या होता है जी? फायदा ये होता है कि ये लोग पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं. ये दूसरे की कंपनी में पैसे लगा देते हैं, पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में ज्यादा बिल्कुल पार्ट नहीं लेते. दे डू नॉट मैनेज, राइट. बट इसका नुकसान क्या है, बिकॉज दूसरे का बिजनेस है तो कभी भी ये पैसे निकाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यूएस में रहते थे, आपने इंडिया में रिलायंस के शेयर खरीद लिए 20 करोड़ रुपए के या 200 करोड़ रुपए के. सो यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, यू जस्ट इन्वेस्टेड इन दैट. आप कभी भी निकाल लोगे, राइट. देन FDI इज मोर स्टेबल. FDI क्या कर रहा है जी? FDI इज एक्चुअली सेटिंग अप द बिजनेस और मैनेजमेंट में पार्ट ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यूएस में रहते हो, आपने इंडिया में एक हॉस्पिटल बनाया था,
आपने हॉस्पिटल का 60% हिस्सा ले लिया, उसमें अब आप भी बताते हैं अच्छा यहाँ पे वेंटिलेटर सर्विस होगी कि नहीं, यहाँ पे क्या क्या, लेट्स से आई एम ऑडिबल एंड विजिबल नाउ? Yes, sir. आई एम सो सॉरी, कुछ इंटरनेट इशू हो गया था इसलिए आई ऑटोमेटिकली लेफ्ट द मीटिंग. कहाँ तक सुना था आप लोगों को प्लीज? एफडीआई एफपीआई कर रहे थे हम लोग, कोई बात नहीं, आई रिपीट दिस. जो चीज हमने कर ली थी, आई रिपीट दैट अगेन, दैट एफपीआई इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? आप किसी और के बिजनेस में लगाते हैं. एफडीआई इज यूजली स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म. आप यूजली अपना खुद का बिजनेस या किसी के साथ शुरू करते हैं, राइट? देन इंडिया का रूल देखा था हमने, 10% एंड अबव की इन्वेस्टमेंट को, इफ इट एक्सीड्स 10%, चाहे आपने एफपीआई करा था, लेट्स से 100 रुपए की कंपनी में आपने 12 रुपए या 15 रुपए लगा दिए, मोर देन 10%, चाहे वो एफपीआई थे बट मोर देन 10% हो गए, तो उसको एफडीआई माना जाएगा. ट्रेडिशनल सवाल हो गए, एफडीआई लॉन्ग टर्म, एफपीआई शॉर्ट टर्म, देन परसेंटेज वाइज. लेटेस्ट सवाल क्या हो सकता है कि एफपीआई का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एफपीआई. एफपीआई वाले मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, बिल्कुल सही. एफपीआई वाले पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल सही. एफपीआई आने से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, बिल्कुल सही. एफपीआई वॉलेटाइल होता है, बिल्कुल सही. सो दीज आर दी 3-4 थिंग्स आई हैड टोल्ड यू टू रिमेंबर, राइट? अब सीधा हम स्किप करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे. देन वी स्किप टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. व्हाट आर एआईएफ्स? एआईएफ्स आर ट्रेडिशनल, जो हमारे फंड्स होते थे, ट्रेडिशनल वाज द नॉर्मल डेट एंड इक्विटी, लोन ले लिया या फिर शेयर इशू कर दिए. अब बिजनेसेस अलग अलग न्यू तरीके के फंड से पैसा लेने लगे हैं. सो those investment funds which are away or different from the traditional ones are now categorized and regulated as alternative investment funds. So alternative investment funds basically क्या है? Privately pooled investment vehicles है. अपने पैसे जोड़ करके आप बिजनेसेस में लगा सकते हैं, राइट? सो प्राइवेटली पूल्ड हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों होते हैं. इनको रेगुलेट कौन करता है जी? सेबी. प्लीज ध्यान रखने वाली बात, सेबी रेगुलेट्स देम एंड सेबी रेगुलेट्स देम अंडर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012. और इसकी कैटेगरीज देखने वाली हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस हेडिंग. कैटेगरी 1 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज इन्वेस्टमेंट इन प्रायोरिटी सेक्टर्स. प्रायोरिटी सेक्टर्स में जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है, सोशली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो रही है, फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल फंड्स, एसएमई फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर. प्रायोरिटी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट इज कैटेगरी 1. डाइवर्सिफाइड, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कैटेगरी 2 में. ज्यादातर अगर क्वेश्चन पूछे कौन सी कैटेगरी में, तो कैटेगरी 2 एग्जांपल मारना, आप ऑप्शन चूज करना. रियल एस्टेट फंड्स होंगे, डेट फंड्स होंगे, राइट? सो देन इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी फंड्स होंगे, एसेट फंड्स होंगे, ज्यादातर बहुत अलग अलग तरीके के फंड्स कैटेगरी 2 में है. देन कैटेगरी 3 में हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स. दीज आर कैटेगरी 3 इज रिस्की. तो ध्यान रखने वाली बात, कैटेगरी 1 वाज प्रायोरिटी सेक्टर, अच्छे काम. कैटेगरी 3 इज रिस्की वाले काम. बाकी सारे जो कैटेगरी 1 और 2 में नहीं आ रहे, कैटेगरी 2 में है डाइवर्सिफाइड एसेट फंड्स, राइट? कैटेगरी 3 का एक एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, हेज फंड्स. ऑल्दो ये लॉस को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, बट इनको देखा जाए तो इनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है, राइट? सो कैटेगरी 1 to 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. आई होप वी रिमेंबर दिस. दिस इज इट फॉर द डे. सॉरी फॉर द डिसरप्शंस. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, कोई सवाल हो तो बताओ, नहीं तो अगली बार मिलते हैं. अगली बार वील कंटिन्यू विद थिंग्स फ्रॉम हियर एंड लास्ट टाइम के होमवर्क एंड इस टाइम का होमवर्क भी कर लेना. किस किस ने मैप बनाकर देखा था इजराइल पैलेस्टीन वाले एरिया का? हाथ से नहीं बनाया, आज बना लेना. प्लीज डू दैट बिकॉज दैट वुड बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू. द थिंग्स आई एम सेइंग वो किसी ना किसी एनालिसिस से, एक्सपीरियंस से जाके बताता हूं मैं. नेवर मिस देम. मैप बनाना है और टेबल याद करना है. दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू टुडे.
Thank you so much. See you in the next session.